यस मैम, छुट्टियां हो गई हैं। छुट्टियां हो गई हैं तो अब काम का ज्यादा बोझ ना डाला जाए आप पे। मैम जिनको छुट्टियां होगी ना उन पर डाल दे, जो हाउस वाइफ और बच्चों वाले हैं उनके ऊपर मुश्किल होगा। क्यों, अब तो आपके घर पे बच्चे भी जो है वो उनकी भी छुट्टियां हैं, सारा दिन करना क्या है। और क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी जल्दी कर लें, 3 से 4, क्योंकि छुट्टियां हैं तो हम 3 से 4 आराम से उस टाइम पे कर लें। हाँ यस मैम, टाइमिंग का कर ले बेशक आप। टाइमिंग का कर लेते हैं कि 3 बजे हाँ जी, वाला टाइम, 3-4 बजे वाला टाइम ठीक है। ठीक है मैम, 3-4 बजे ठीक है बिल्कुल। ठीक है, छुट्टियां हैं अब आपको ज्यादातर ना तो बच्चों ने स्कूल जाना है और ना ही आप लोगों ने स्कूल जाना ठीक है। है। यस इसलिए मैम, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा टाइमिंग की भी बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं 24 टू 1 दिसंबर तक हमने इसकी फ्री बूट कैंप है। और वो भी 4 बजे से ऑनवर्ड फिर 7 बजे तक रहता है। फिर उसके बाद जैसे कि आज आई वॉज वेरी टायर्ड और मैं बल्कि पोस्टपोन करने लगी थी आपकी क्लास, बट फिर मैंने सोचा नहीं, आज क्लास लेके कल इसको जो है वो पहले आपकी क्लास ले ली जाए, उसके बाद जो है यहाँ पे फिजिकल पे मैं टाइम दे सकूँ। हाँ ठीक है मैम, 3 से 4 वाला टाइम ठीक है। ओके। अच्छा, अब वो मुझे अपनी स्क्रीन एक बच्ची जो है वो करेंगी शेयर, कि हम यहाँ से पहले देखें आपने अब तक क्या किया है। बताएं, स्क्रीन शेयर करेंगी आप? मैम मैं तो मोबाइल से हूँ ऑनलाइन। यहाँ पे आपने सबमिट कराया है? किसने सबमिट करा दिया? मैम मैंने इंट्रो तक किया हुआ है, इंट्रो तक सबमिट करवाया हुआ है। अभी आपने लिटरेचर रिव्यू नहीं किया? नहीं, लिटरेचर रिव्यू किया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ वो, थोड़ा सा ही किया था बस। अच्छा जी, आपका ये है। यस मैम। ताकि आप लोगों का भी देखा जाए कि कहाँ तक काम पहुंचा है। और नेक्स्ट हम फिर इसको आपके, क्योंकि मुझे पता है कि राइटिंग के काम में आप लोग थोड़ा सा बोरिंग महसूस करते हैं, ऐसा है? बिल्कुल। तो ये बोरिंग का काम वैसे होता नहीं है, जो लिखने वाला और पढ़ने वाला है ना वो कभी भी बोर नहीं हो सकता। ये एक जैसे कह लेते हैं कि आपकी हैबिट बन जाती है लिखना, या फिर आपकी हैबिट हो जाती है ना। तो अगर ये आप उसमें ऐड कर लें, बोरिंग नहीं होता। लेकिन ये सही नो कि मैंने आपको शुरू ही बहुत टफ से शुरू कराया है। तो टफ से शुरू कराने का मकसद ही ये था कि आप लोग जब तक टफ से नहीं गुजर के जाएंगे ना, शुरू शुरू में आपकी होती है फुल पावर ऑन आपके दिमाग की। तो इसलिए मैं टफ यस। करा, ताकि आप लोग अब जो है वो टफ करें। उसके बाद ब्लॉगिंग इज जस्ट लाइक अ हलवा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो टेक्निकल राइटिंग है वो सेम लाइक एकेडमिक राइटिंग है, बस उसमें आपने अपनी फील्ड, जैसे कि जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उन्होंने अपनी टेक्निकलिटी यूज करनी है, उसके चीजों को मद्देनजर रखना है, जिसमें कुछ गैंट चार्ट आ जाते हैं। ठीक है, वो हम कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। एक्सेल का यूज है। ठीक है, उसमें हम कुछ 3D पिक्चर्स जो हैं वो हम ग्राफ्स पे कैसे बना सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद आपकी ब्लॉगिंग है, वो ब्लॉगिंग बहुत ही इजी है। और उसका मैं आपको टॉपिक जो दिया करूंगी वो मुझे जल्द रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ये जो आपका एकेडेमिया वाला है ना, ये आपका इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स हैं उनको आई नो के वो असाइनमेंट्स करते रहते हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ न्यू थिंग दिस के आपने वो जो थीसिस अपने एट एंड ऑफ योर सब्जेक्ट, एंड ऑफ योर डिग्री करना है, वो आप अब कर लेंगे। तो इसलिए इस चीज को ज्यादा सर पे नहीं लीजिएगा कि ये बहुत मुश्किल है, मैं तो कर ही नहीं सकती। जब आपने आपका देखें, अब आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा, इंट्रो लिखा, उसके बाद आपने लिटरेचर रिव्यू, बैकग्राउंड स्टडी लिख ली, अब इसके बाद आप रिसर्च मेथोडोलॉजी, एट द एंड व्हेन यू सा योर पेपर इन योर हैंड कि आपने ये लिखा है, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस जरूर पैदा होगा कि भाई आई कैन डू, कि मैंने ये, अगर मैं ये वाला पेपर लिख सकती हूँ ना, आई कैन राइट एनी अदर पेपर फ्रॉम एनी अदर सब्जेक्ट
इसीलिए आपको थोड़ा टाइम इसके ऊपर मैं दे रही हूँ कि एक एक पोर्शन अच्छे से करवा रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो आपकी टेक्निकल राइटिंग है उनमें सब में यही चीजें यूज होंगी। सिर्फ और सिर्फ चीजों की बदली जो है वो आपकी टेक्निकलिटी में आ जाएगी। कोई चार्ट्स हैं, कुछ ग्राफ्स हैं और कुछ आपके जो टेबल्स होंगे वो आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आपने एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा है। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, इज रियली योर topic was project management? यस मैम। Only project management? No. नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय टेक सिस्टम था ना, तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो मैंने जस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हेडिंग दी है बस। No. टॉपिक अपना पूरा रखें। आपका ठीक है मैम, ठीक है। आपकी पहचान है, ठीक है। टॉपिक ठीक है मैम। कीवर्ड्स के तौर पे यूज होता है। जब आप लिखते हैं ना तो मुझे टॉपिक पढ़ते ही समझ आ जाता है। जैसे आप लोग गूगल स्कॉलर पे जाते हैं, आपको पढ़ते ही समझ आएगा कि ये टॉपिक जो है वो इसमें ये चीजें मौजूद हो सकती हैं। जैसे मैंने आपने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन टेक सिस्टम, ऐसे ही था। यस मैम। तो अब टेक सिस्टम में जब मैं पढ़ती मुझे ये आइडिया होता है कि अब ये टेक्नोलॉजी की आगे बात होती है। अब यहाँ पे जब मैं ठीक। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ूंगी तो मेरे जहन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर फील्ड में आ सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉट ओनली इन बीबीए बट आल्सो इन एनी फील्ड, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, फूड की फील्ड में, इंडस्ट्री की फील्ड में। तो मेरे जहन में सिर्फ ये आ रहा है कि ये जर्नल टॉपिक है। तो इसलिए आपने तो जब लिखना होता है ना तब आप इसको टॉपिक को एनालाइज करें, क्योंकि आपके टॉपिक को देख के ही मैं एब्स्ट्रैक्ट पे जाऊंगी, और एब्स्ट्रैक्ट में जब रीड तो वो आपका अक्स होगा आपके टाइटल के थ्रू। ठीक है मैम, मैं मैम कंप्लीट आपने कर मेरा दूंगी। देखा आपने? जी एक्सक्यूज मी मैम, मैं राबिया रिजवान। आपने मेरा देखा एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन? मुझे काफी मुश्किल हो रही थी कॉपी पेस्ट करने में, और वो क्योंकि वो साइट्स मुझसे खुल नहीं रही थी, तो जितना मुझसे हो सका इंट्रोडक्शन तो मैंने टाइप ही किया था। एब्स्ट्रैक्ट तो मैंने टाइप ही किया था, इंट्रोडक्शन मैंने कोशिश की है। एब्स्ट्रैक्ट आपका अपना, हमेशा एब्स्ट्रैक्ट आपका अपना होता है और इसमें कोई भी आपका रेफरेंस यूज नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट आपकी स्टडी का जो है वो निचोड़ होता है, इसकी आप कह लें कि समरी होती है। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट में कोई भी आपका नहीं आ सकता रेफरेंस। जबकि इंट्रोडक्शन ये आप किस चीज को बता रहे होते हैं, दूसरों की रिसर्च स्टडीज को अपने मुतालिक, कि मैंने जो कर रही हूँ वो उसको आप साइट कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पे पाया जाता है, ये ऑथेंटिक है, ये रेलिवेंट है। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट में आपने रेफरेंसेस नहीं यूज करना, इंट्रोडक्शन में रेफरेंसेस यूज करना। अच्छा जी, अंडर प्रेशर टू प्रोड्यूस। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि वो आप थोड़ा सा बता दें, जो 4 एब्स्ट्रैक्ट्स लिखने हैं वो उनके मेंशन करने होंगे, उनकी बुक्स नेम और ऑथर का। जी मैंने कल पूरा आपको बताया था, आप लेक्चर में नहीं थी। नो मिस, मैं लेक्चर में नहीं थी। मैंने मैसेज भी किया था कि मेरा नेट का इशू है, और रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड नहीं हुई थी, तो तो मैं मैंने इसी वजह आपको से यही। बताया कि आज हमारा थोड़ा सा एक इवेंट था जिसकी वजह से मैं अपलोडिंग में मेरी रात भी इसी चीज में थे और सुबह में भी। तो इंशाल्लाह आज मैं आपकी क्लास लेते ही दोनों लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दूंगी। बाकी उसमें आप लेक्चर लीजिएगा, उसमें आपको पूरा बताया हुआ है कैसे आपने लिखना। ओके। यहाँ पे जो मुझे, जब हम देख रहे होते हैं ना आपका एब्स्ट्रैक्ट, तो हमें ये देख रहे होते हैं कि फर्स्ट लाइन में तो आपने बता दिया, जैसे आपने कहा कि मेरा टेक सिस्टम के बारे में, तो अभी तक मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अलावा कोई चीज नजर नहीं आई। आपके टॉपिक के हवाले से यहाँ पे आना चाहिए, टॉक अबाउट प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे फिर अगली लाइन आप टेक सिस्टम के हवाले से लिखें, ठीक है। ठीक है मैम। और उसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट लाइन होती है वो होता है कि आपने उसमें कोई मेथडोलॉजी डिस्कस की है, कोई थ्योरी डिस्कस की है, अगर कोई टेक्नोलॉजी या टूल यूज किया है तो उसमें ये आना चाहिए। अब यहाँ पे आपने लाइफस्टाइल रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड, यहाँ पे आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन डाली है, आपने ये नहीं डाला कि किस वे से टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्पफुल करेगी, बाय यूजिंग विच टूल। इसमें भी थ्योरीज आती हैं, वो आप उसको लिखिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट अच्छा मैम, मैंने ये इस अकॉर्डिंग से लिखा था ना कि जैसे हमने वो अपना प्रोजेक्ट किया था ना, तो उसमें भी हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में काफी किया था, तो मैंने उस लिहाज से ये फिर लिखा था कि मैंने कहा शायद वो सेम होगा थोड़ा। जी देखिए, टॉपिक टाइटल में एक लफ्ज की भी जो है ना अगर तब्दीली हो जाए तो आपका पूरा टाइटल चेंज हो जाता है।
और टाइटल के आपको इर्द गिर्द ही घूमना पड़ता है। ये नहीं कि आपके अगर जैसे मुझे आई थिंक राबिया ने ही मैसेज किया था कि मैम मेरे जो टाइटल है जो मैं खोलती हूँ उसमें बेंजीन का नाम आता है, लेकिन जैसे मैं आगे ओपन करती हूँ उसमें बेंजीन नहीं आती। जैसे आप जरूरी नहीं है आपने सिर्फ बेंजीन के गिर्द घूमना है, आपका टॉपिक देखिए उसमें लिखा क्या हुआ है, टॉपिक को समझने की कोशिश करें, टॉपिक में से क्वेश्चन निकालें। टॉपिक क्या है आपका कि बेंजीन में किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंस रखता है इन एरोमेटिक। अब आप जरूरी नहीं आप अपने टॉपिक को लिखेंगे गूगल स्कॉलर को तो एज इट इज निकाल के दे देगा, आप उसके कीवर्ड चेंज करें। कीवर्ड चेंज करने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जैसे मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन टेक्नोलॉजी सिस्टम आपको दिया है, तो आप इसके अल्फाज की तब्दीली करें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दीज आर कीवर्ड। कीवर्ड में आपके फिर वो आपको समझ आ जाता है कि भाई हाँ ये वाला मेरे से कुछ ना कुछ रेलिवेंट है, इसमें से मैं ये डाटा ले सकती हूँ। तो कीवर्ड्स अपने चेंज करें, कीवर्ड्स चेंज करने से आपका टॉपिक पूरा चेंज हो जाता है। ये यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर टाइटल, क्योंकि लास्ट लाइन में आपने अपनी जो ऊपर बताया होता है, जो आपने इन वन लाइन आपने उसका इंट्रो दिया, नेक्स्ट में आपने कोई टूल या टेक्नोलॉजी बताई, उसको आपने लास्ट में क्या करना होता है उसकी के फ्यूचर में ये क्या कर सकता है और इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नहीं थी, इसको आप चेंज कीजिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपने लिखा है कि इन्वॉल्व द प्लानिंग मॉनिटरिंग, ठीक हो गया। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था फनल टेक्निक, अब यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया, गुड है। नेक्स्ट आपने उसको आईटी रिप्रेजेंटेटिव, प्रोजेक्ट लीडर, बिजनेस स्पॉन्सरशिप, ये भी ठीक है लेकिन ये थोड़ा है, ठीक है, इसको आप इलेबोरेट करें इन द फॉर्म ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन सी टेक्निक्स यूज करते हुए आप कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि इसमें यूज होते हैं, उनका नाम लिखें, ठीक है। उसके बाद जो आपको दिया गया है स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन टेक्नोलॉजी, उसको आपने इलेबोरेट करके इन लास्ट पैराग्राफ आपने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। उसके बाद आपको अभी तक मेथोडोलॉजी नहीं बताई थी तो इसमें आपका करने का मकसद नहीं बनता। हाँ, इंट्रोडक्शन में अगर आपने इसको, क्योंकि आपका जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आप इंट्रोडक्शन में भी हेडिंग्स दे सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपने अगर हेडिंग देनी है तो उसमें कभी भी मेथोडोलॉजी नहीं लिखे, आप उसमें देखें कि यहाँ पे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इज गुड, लेकिन यहाँ पे मेथोडोलॉजी इंट्रोडक्शन में मत ऐड करें। मैंने ना वो मैम इंट्रो के ही अंदर डाली थी ये मेथोडोलॉजी। नहीं, इंट्रो में मेथोडोलॉजी नहीं डालनी, इंट्रो में मेथोडोलॉजी अगर डाली तो आपने उसे स्पेसिफाई नहीं करना, क्योंकि फिर आपकी दो मेथोडोलॉजीज आ जाएंगी, ठीक है। और वो एक पेपर में बहुत ही ऑकवर्ड लगता है कि पहले वाली जो इन्होंने बयान की आइदर दैट इज परफेक्ट, और या फिर जो इन्होंने नीचे असल मेथोडोलॉजी लिखी है वो ठीक है। अब आपने इसमें जो रेफरेंसेस ऐड किए हैं उनकी साइटेशन कहाँ दी है, और ये जो मुझे लग रहा है आपने, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ये आपने किसी साइट से लिए हैं, ये देखिए। मैम ये फिर वो कल जब आपने बताया ना उसका कि मतलब साइटेशन एपीए स्टाइल में और किस तरह से करनी है, तो वो मैं अब वैसे करूंगी उसको, अभी मैंने चेंज करना था इसमें। क्या कहा है कि आपने कोई साइट से डाटा नहीं लेना, ये एकेडेमिया है, इसमें आप किसी भी साइट का डाटा, किसी भी वेबसाइट का डाटा नहीं कोट कर सकते, क्योंकि जब देखिए जैसे ही मैंने ये किस लिए होता है, अब मैंने आपका जैसे ही पढ़ा मैंने उसको फौरन क्लिक करके ओपन किया तो दैट इज ब्लॉग ओपन हुआ, जबकि जब हम आपका गूगल स्कॉलर से इसी तरीके से जो आपका रीडर है वो आपका हर रेफरेंस ओपन करके देख सकता है कि आइदर जो इसने इंफॉर्मेशन दी है वो वैलिड है या नहीं है, और वैलिड उसी लिहाज से हो सकती है अगर वो किसी ऑथर ने, किसी रिसर्चर ने उसे रिसर्च के हवाले से करके यहाँ पे लिखी हुई हो। तो ये आपने जो यहाँ से डाटा लिया है तो ये आपका बिल्कुल गलत है, आपने यहाँ से डाटा नहीं लेना। ये ब्लॉगिंग के लिए जब हम यूज करेंगे ना तब हम यहाँ से ब्लॉगिंग के लिए डाटा लेंगे, अभी आपने कोई भी ऐसा डाटा यूज नहीं करना, तो आपने दोबारा से सारा लिखिएगा। ओके, ठीक है मैम, मैं कर दूंगी सारा।
तो ये अब सारा अगर मैम, क्योंकि मैंने गूगल स्कॉलर से ओपन किया था ना, तो गूगल स्कॉलर में वो अब जैसे कल आपने ओपन करके दी थी, बुक्स वगैरह के रेफरेंस आ रहे थे, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो रही थी कि बुक्स वाला लिखना है या नहीं लिखना है। बुक वाला भी आपने लिखना है। देखें, ये देखें कि जब हम बुक्स का करते हैं, कल गूगल स्कॉलर में ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे कुछ भी मैं उसको ओपन लिखती हूँ तो यहाँ पे अगर बुक आती है, चलिए मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही लिखती हूँ ताकि बुक आए। बुक का भी आपने डाटा ऐसे ही लिखना है। जो कल मैं आपको दिखा रही थी वो बुक मेरी पब्लिश हुई थी, वो बुक पब्लिश हुई थी, उस बुक का चैप्टर पब्लिश हुआ था, और अगर उसका मुझे लेना है तो सेम एज इट इज मैं लूंगी यहाँ से साइट का। ये देखें, ऐसे आप लेंगे। ठीक है मैम, मैं कर दूंगी। ठीक है। और अगर आप इसमें अंदर से कोई डाटा लेते हैं, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, कोई हमारे पास ये यहाँ पे जो पड़े होते हैं ना, इनमें से कुछ ओपन हो सकते हैं, कुछ आपको बाय करने पड़ते हैं। हम कोई बाय नहीं करेंगे, हम वैसे ऐसा उनका डेटा देख लेंगे कि अगर कोई किसी और आर्टिकल में मौजूद है तो वो हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। यहाँ पे पीडीएफ मौजूद होते हैं, ये सारी बुक्स हैं। बुक्स का आप ऐसे ही लेंगे। इसमें अगर हमारा कोई मुझे अंदर की लाइन पसंद आ जाती है, अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट लिया है, एब्स्ट्रैक्ट हमेशा आप लिटरेचर रिव्यू के लिए लेते हैं, तो आपने इसी पेपर का ओवरव्यू देना होता है। ठीक है, आपने इसी पेपर की साइट करना होता है, जो कि आप यहाँ से देंगे, यहाँ से साइटेशन करेंगे। और अगर सपोज टू कि आपको, जैसे कि मैं आपको अपना पेपर दिखा देती हूँ, इसमें ये यहाँ से लेके आपने कोई अंदर से लेना है। जो अब हम मेथडोलॉजी करने लगे हैं वो आपने कहाँ से लेनी है, मेथडोलॉजी पार्ट से। जो आप इंट्रोडक्शन लेते हैं वो आप इंट्रोडक्शन के पार्ट से ही ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इंट्रोडक्शन लिखने बैठी हूँ तो मैंने दो पेपर ओपन करने हैं, मैंने उनके इंट्रोडक्शन में से ही अपने लिए चीजें लेनी है। देखें, ये इंट्रोडक्शन है, तो मैंने इसी में से जो मुझे लाइन अगर मेरे हिसाब की आ रही है, लाइक मुझे यहाँ पे एफए और रिपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में ये वाली लाइन अपनी ऐड करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं इसको साइट कर लूँ, ये वाली, ये जो इसमें साइटेशन है, या फिर मैं इस पूरे पेपर को साइट कर, ये आपके पास ऑप्शन होती है। ज्यादा बेहतर यही होता है कि आपने जिस पेपर से साइट किया है आप उसी को साइट करें, क्योंकि वो पेपर लाइक अब ये 2022 का पेपर है, और अगर यहाँ पे मैं लेती हूँ तो ये 2019 का पेपर है। ये देखिए, ये 2019 का पेपर है। तो हर स्टडी जो है वो तकरीबन 5 साल के लिए वैलिड होती है। तो जितना आपकी जो स्टडीज हैं, जितनी आपके जो रेफरेंसेस हैं, वो 2022 2020 मतलब 5 साल तक के पीछे तक होंगे, 2018 तक होंगे, वो बेस्ट होंगे। उससे नीचे जो चलते जाएंगे फिर वो आपका पेपर वैलिड नहीं रहने लगेगा। तो ये चीज समझ आई है कि अगर मुझे ये वाला लेना है तो मैं इसको पूरे को कॉपी करके नीचे से इसका रेफरेंस भी कॉपी कर लूंगी, वो रेफरेंस में ऐड कर लूंगी। लेकिन इसका जो दूसरा और सही वाला ऑप्शन वो यही है कि आपने जिस बंदे ने ये पेपर लिखा है, आप उसको ये उसकी जो मेहनत है उसका फल दें, उसको कोट करें, और फिर आप उसके पेपर को जाके रेफरेंस करें। ये बात समझ आई है कि दो वे से आप रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट से डेटा लिया है फिर तो आपको इसी पेपर का रेफरेंस देना पड़ेगा, और अगर आपने इंट्रोडक्शन से लिया है तो आपको, आपके पास दो ऑप्शन है कि आप यहाँ से भी ले सकते हैं और पेपर का भी दे सकते हैं। ओके, यस मैम, हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, हम दूसरा देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है। इंट्रोडक्शन में बेंजीन का, पहली बात कि जब आप कोई चीज सबमिट कराते हैं ना, इट शुड बी प्रेजेंटेबल। अब यहाँ पे देखें कि ये बैकग्राउंड मुझे नजर आ रहा है, इस आप ये जो लिखा हुआ है इसके पीछे बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड का मतलब ये है कि ये कॉपीड मटेरियल है, ये आपने कॉपी किया और एज इट इज पेस्ट कर दिया। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, आपने, मैंने जो इस पे आपको
इंट्रो आपको गाइडलाइंस दी हुई यही कि इसका स्टाइल आपने टाइम न्यू रोमन रखना है, इसको जस्टिफाई करना है, और जो आपकी हेडिंग्स होंगी वो आपकी बोल्ड होंगी, और इनका जो स्टाइल है वो टाइम न्यू रोमन, और इसका जो साइज है वो 12 होना चाहिए। हमेशा जो चीज प्रेजेंटेबल होगी वही अगला बंदे का दिल करेगा पढ़ने का। आप यहाँ पे जो चीजें सीख रही हैं वो ना सिर्फ इसका इनर जो कि इसकी जान होती है, ये नहीं कि अगर आप ऐसा मटेरियल अगले बंदे को ऐसा कंटेंट देते हैं जिसमें ना तो क्वांटिटेटिवली अच्छा है ना क्वालिटेटिवली अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ वो लिखा हुआ है, चाहे जो चीज मर्जी लिखी हुई है, तो उसको आप प्रेजेंटेबल करके दे देंगे तो वो भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुआ होता है ना, तो एक तो बंदा जो है वो आपको 30 सेकेंड से 60 सेकेंड में पढ़ जरूर लेता है। ये मैं आपको बात बता देती हूँ कि जब आप कोई चीज लिखा करें, आखिर में देखा करें कि मैंने एडिट जरूर करना है। और एडिटिंग हमने जब कंटेंट राइटिंग का मैंने आपको पहली क्लास दी वो यही बताया कि एडिटिंग के लिए लोग पैसे पे करते हैं। तो आप अगर ऐसा कोई अपने क्लाइंट को सबमिट कराती हैं, यू विल डेफिनेटली रिजेक्टेड। अच्छा जी, आपने इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन में पहली बात आपने जो जो लाइन लिखनी है, हर लाइन आपकी किसी और के मटेरियल से ली गई है, तो इसको साइट जरूर करें। साइट करना कैसे है कि मुझे ये वाली लाइन मैंने किसी एक आर्टिकल से ली है, तो उस आर्टिकल को मैंने, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से कि आपने जो लाइन जहां से ली है आपने उसका साइटेशन लेनी है। ये उसके रेफरेंसेस आगे, लाइक मुझे यहाँ से ये वाली लाइन पसंद आई है, मैंने क्या किया, इसको उठाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हमारा क्विल बोट है उसके जरिए मैंने इसको क्या किया, क्विल बोट किया। एट लास्ट में आप सबके प्लेजरिज्म भी चेक करके दूंगी और वो टर्निटिन से चेक करके दूंगी। तो इसलिए अपने ये ना हो कि आपके प्लेजरिज्म हाई हाई आ रहे हैं। आपको ये एआई टूल इसीलिए बताया गया है ताकि आप शुरू से इसकी प्रैक्टिस करें। हमेशा 3 अल्फाज जहां पे भी सेम होंगे वो वहां पे प्लेजरिज्म शो कर देगा, वहां पे हाईलाइट कर देगा। ये सपोज टू मुझे ये लाइन पसंद आई, पसंद आने का ये नहीं मतलब ये प्यारी थी, ये मेरे टॉपिक के मुताबिक थी, मैंने इसको पैराफ्रेज किया। पैराफ्रेज करने के बाद पहले देख लिया कि आइदर 3 वर्ड्स मैच और नॉट, यहाँ पे ये मैच कर रहे थे तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, अपना कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि इसकी साइटेशन ऐड करनी है। यही कल बात मैंने आपको बताई थी कि साइटेशन करनी है, आपकी साइट ऐड करनी है। वो कैसे करेंगे हम, हमने यहाँ से लिया था, ठीक है, ये मैं बैक दी, सक्सेस क्राइटेरिया, ये वाला था, तो हम इसको ये देखें, ये पूरा ही ओपन हो गया है। अब हमने ये सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। एक बात कर सकती हूँ कि मैंने जो लिया है वो मैं ये वाला ही अपना उठा के इसको कॉपी करूं। अब ये वाली बात इतने लोगों ने की थी इसलिए इसने इतने रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, मैं ये क्या करूंगी, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐड कर दिया। ये तो एक हो गया एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका इसका क्या है, और इसी का रेफरेंसेस, इन सब के रेफरेंसेस को मैंने, कहाँ थे हम, ये देखेंगे जडेव, मिलर, ये नीचे सारे इसके दिए गए हैं। ये रेफरेंसेस में मैं उनको देख लूंगी। लाइक मिलर मुझे मिल गया है, मैं इसको क्या करूंगी, कॉपी किया और रेफरेंसेस के पोर्शन में ऐड कर दिया। यहाँ पे रेफरेंसेस लिख के इसको ऐड कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है, आप इसको कभी भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि
जिसने आपका रीड करना है वो अगर रेफरेंसेस में जाता है और उसको वो रेलिवेंट चीज नहीं मिलती तो आपका पेपर जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, आपका जो थीसिस है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हमेशा जो जो चीजें लिखते जाएं उसके लास्ट में रेफरेंसेस देखें। मुझे पता है मैंने पहली लाइन यहाँ से लिखी है तो इसका पहला ही रेफरेंस होगा, मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, लिख दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं ये सिक्योर हूं कि मैंने जो पेपर ऊपर किया था वो मैंने उसका साइटेशन ऑन लिख ली है, चाहे अब मैं उसको बैक कर दूं ये मेरी मर्जी है। इसको हम लाइब्रेरी में भी अपनी ऐड कर सकते थे और यहाँ से हम इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं कि एट द एंड जब हमने इसको रेफरेंस के लिए यूज करना है तो हम हमारे पास मटेरियल मौजूद हो कि मैं यहाँ से रेफरेंस लिए थे और दोबारा से जब मैं प्रूफ रीडिंग करने की सूरत में मैं इसको रीड कर रही हूँ तो ये प्रूफ रीडिंग में मैं उसको मैच करवा सकती हूँ कि यस ये वाले मेरे साइटेशंस जो थी वो इसमें अगर कोई रह गई है तो मैं दोबारा से जाके पेपर में से ले सकती हूँ। ठीक है, ओके मैम। मैम एक दफा फिर से आप बता दें, मैं अपनी साइट जो मैं अक्सर खोल रही थी तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी साइट। ये देखें यहाँ से आपने साइटेशन करनी, साइट जो आपने रेफरेंस लेना है वो साइट लिखा हुआ है, आपने इसको क्लिक किया, ये एक टैब ओपन हो गया जिसपे तमाम स्टाइल लिखे हुए हैं। आपने इसको क्या किया, इस पे जब क्लिक किया तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, इस सिलेक्ट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो साइट आप खोलने की बात कर रही है ना वो मैंने आपको बताया कि जब आप पेपर पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये पेपर है तो ये जब पेपर पे क्लिक करेंगे कभी बता दें फिर से। पीडीएफ जहाँ पे लिखा होता है इसका मतलब है कि उसका पीडीएफ मौजूद है। जो आपको कहा जाता है HTML जहाँ जिसके ऊपर आगे लिखा होता है उसका मतलब है कि वो वेब पे मौजूद है, उसका पीडीएफ नहीं आप ले सकते। यहाँ पे जिनका पीडीएफ लिखा हुआ है इसका मतलब है आप उनका पीडीएफ ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। कुछ साइट्स पीडीएफ देती हैं, कुछ साइट्स HTML मीन्स के वेबसाइट पे ही आप उसे रीड कर सकते हैं, आप उसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते, ऐसे देती है। ठीक है, यस मैम। तो आपने इसको पहले तो ये देखें, अब आपने वर्कर 1959 लिखा है तो इसका मतलब कि ये वर्कर इसका ऑथर है 1959 इस ईयर में इसने किया है। तो आप इसका रेफरेंस मुझे ना कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसका रेफरेंस भी नीचे ऐड करें। साइटेशन का यही मतलब है कि हम ऊपर से देख के जाके नीचे रेफरेंस में जाके देख सकें कि आइदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट। ओके, आई होप कि इसको आप जहाँ से मैंने ये लिया है वहां पे मैं उनका रेफरेंस ऐड करूँ। हाँ जी, और इसको ठीक करें। बाकी किसी ने भी नहीं काम किया हुआ? इस मैंने किया तो है लेकिन मैंने अभी उधर कुछ थोड़ा सा रहता है, मैं आज कर रही थी लेकिन पूरा नहीं कर सकी तो इस वजह से अभी वो मैं सबमिट नहीं करवाया। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों के को मैंने टाइम नहीं दिया, मैंने आपको नहीं, और नहीं ऐसा हुआ ना कि वो क्या नाम है, कल वाला वो आपने अपलोड भी नहीं किया था, इस वजह से जो थोड़ी बहुत उसमें थी मसले थे वो मैं देख के तो करना चाह रही थी। हर किसी के साथ एक एक चीज की है कि आपने अगर एब्स्ट्रैक्ट किया है तो आप एब्स्ट्रैक्ट अपलोड करें, आपने इंट्रोडक्शन किया है तो आप एब्स्ट्रैक्ट के साथ इंट्रोडक्शन अपलोड करें। अभी तक मैंने लिटरेचर रिव्यू का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अभी तक इंट्रोडक्शन तक ही काम करना था। तो वो जी, मैं आप साथ साथ काम करें, इससे आपकी ही बेहतरी है। देखिए ये अब एब्स्ट्रैक्ट तो मैंने थोड़ा सा वो उस दिन थोड़ा सा किया था, वो मैंने सबमिट भी किया था, आप देखें उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह हैं तो वो बताएं। लेकिन इंट्रो तो मैं आज कर रही थी तो बस इसमें मैंने साइटेशन नहीं की, रेफरेंसेस जो हैं वो नहीं मैंने इसमें ऐड किए, नहीं तो मैं वो तकरीबन ये कंप्लीट ही था, बस ये रेफरेंसेस रहते थे। चलें ठीक है, अभी एब्स्ट्रैक्ट ये किसका है, ये कोई टॉपिक नहीं है। रिजवाना, क्या आप इसको देख के कह सकती हैं कि मैं एब्स्ट्रैक्ट बगैर टॉपिक के कभी आपने रीड किया हो? एब्स्ट्रैक्ट हमेशा आपका टॉपिक के साथ होता है कि ये टॉपिक या ये टाइटल है, इसका मैं एब्स्ट्रैक्ट रीड करने लगी हूँ। जी
मैम मैंने ये दोबारा लिखा हुआ है, ये तो पहले था ना जो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक ही पेपर से लिया था, तो उसके बाद मैंने चेंज किया है, अब ये नहीं है। तो अभी आपने अपलोड नहीं किया? तो मैम अभी अपलोड नहीं किया मैंने वो। जी ये सड़ीना बेग है, गुड। दिस इज, देखने से ही आपको लग रहा है कि भाई काम प्रेजेंटेबल है। मैंने अभी तक एक लफ्ज नहीं रीड किया, बट यस कि इन्होंने, जब आपको कोई गाइडलाइन देता है इसका मतलब है डेट आर रिक्वायरमेंट, और जब आप अपनी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरते, आपका सिर्फ मकसद ये होता है कि मैं कंटेंट लिख दूं, दैट्स नॉट इनफ। इसमें यहाँ पे मुझे देख के मैं कह सकती हूँ यस परफेक्ट के काम किया गया है, उसको इन्होंने मार्जिन किया है, जो गाइडलाइन जो रिक्वायरमेंट मैंने दी थी उनको इन्होंने पूरा किया है विद, देखें कि जस्टिफाइड है, एब्स्ट्रैक्ट बोल्ड है, ठीक है, आपका जो टाइटल है वो बोल्ड है, लेकिन इनको यहाँ पे टाइटल को सिर्फ 14 करना था, बाकी ईच एंड एवरीथिंग आर गुड। ये देखें, ये जस्टिफाई है ये सारा। अभी जो हमने देखा था वो क्या था, वो लेफ्ट जस्टिफिकेशन थी। तो इसलिए जब आप काम को दिखा करें और काम सबमिट कराया करें तो आपका काम फाइनल होना चाहिए। आपकी जो प्रूफ रीडिंग है वो एंड में आती है, और प्रूफ रीडिंग में यही चीजें होती हैं कि आइदर आपके कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, आइदर आपका कोई स्पेलिंग की नहीं, ग्रामर की नहीं है, कहीं पे कोई ज्यादा तो नहीं एडिटिंग हो गई, या फिर जो बोल्ड आना था, जो कि हेडिंग्स हैं वो बोल्ड आनी थी, वो सिंपल में तो नहीं है, और वो जस्टिफिकेशन है या नहीं है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। यहाँ पे देखने से ही आपका जो है पता चलता है कि ये प्रोफेशनल ने लिखा है, जबकि अब तक जितने मैंने रीड किया दे आर अनप्रोफेशनली सबमिटेड। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा जो है, बेशक काम उधर से गलत होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी हद तक काम किया है। तो ये इंट्रो भी मैं कर रही थी, लेकिन बस थोड़ा सा काम रहता था, इसलिए मैं सबमिट नहीं करवा सकी। इंशाल्लाह ये जरूर करूंगी मैं। देखिए आपने